नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गीत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आशु गीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज की पिछली वीडियो में हमने 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 200 ईस्वी पूर्व तक के कुड़िंदों के इतिहास के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं परवर्ती कुड़िंद काल यानी 200 ईस्वी पूर्व से आगे का इतिहास। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कालसी, जो कि पाणिनि के समय कुड़िंदों की राजधानी था, वो सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गया था। सम्राट अशोक की बात करें तो लगभग 261 BCE में, ईस्वी पूर्व में, कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद लगभग 30 साल तक वो राजा तो रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने जनता और धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। उनके समय बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला और विदेशों में भी फैल गया। इसका प्रभाव हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद की जो कुड़िंदों की मुद्राएं हमें मिलती हैं या फिर उनके अभिलेखों से भी हमें पता चलता है कि उनके राज्य में बौद्ध धर्म भी प्रचलन में था। लेकिन 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से पतन की तरफ बढ़ चला, क्योंकि उनकी जो खूबी थी, मतलब सम्राट अशोक की जो खूबी थी, वही मौर्य साम्राज्य की कमजोरी बन गई। उनकी सेना बहुत समय से निष्क्रिय थी और अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी इतने प्रभावशाली भी नहीं थे कि बाकी के राज्य उनकी सत्ता स्वीकारें। तो इससे हुआ यूं कि अशोक की मृत्यु के कुछ ही समय बाद बहुत से राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दक्षिण में सातवाहन पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, फिर कुड़िंद भी स्वतंत्र हो गए। कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। रही सही कसर तब पूरी हुई जब 10वें और अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ को उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना करी, लगभग 185-84 ईस्वी पूर्व में। इन सब घटनाओं का फायदा उठाने के लिए भारत पर अगले कुछ ही साल में ग्रीक लोगों ने आक्रमण कर दिया, जिन्हें हम यवन या यूनानी कहते हैं। और फिर 180 ईस्वी पूर्व में उन्होंने उत्तर पश्चिम वाला भाग जीतकर यहाँ पे इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना करी। उस समय उनका राज्य हिमाचल प्रदेश में सतलज और फिर यमुना तक पहुंच चुका था। अगर हम कुड़िंदों की बात करें तो इस समय यानी कि 180 ईस्वी पूर्व में एक तरफ इस साइड इंडो ग्रीक लोग थे, तो नीचे उत्तर प्रदेश की तरफ था शुंग वंश। वैसे हम समय में थोड़ा आगे आ गए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और परवर्ती कुड़िंद काल को शुरुआत से यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से देखते हैं। तो परवर्ती कुड़िंद काल में हमें कुड़िंदों के सिक्कों से ही उनके बारे में सारी मुख्य जानकारियां मिलती हैं। और अब क्योंकि इस काल में हमें सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि अब कुड़िंद स्वतंत्र हो गए थे और एक समृद्ध राजनीतिक शक्ति वो बन चुके थे। परवर्ती कुड़िंद काल को हम उनके सिक्कों में जो जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसके आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं का काल और दूसरा भाग है उत्तरवर्ती या परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं का काल। प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं का काल बहुत छोटा है। कुछ इतिहासकार इसे 225 ईस्वी पूर्व से 175 ईस्वी पूर्व तक का मानते हैं, तो कुछ 200 से 150 ईस्वी पूर्व। इसकी टाइमिंग पर हम फिर आएंगे। पहले ये जानते हैं कि ये काल था क्या। तो शुरुआत में हमें कुड़िंदों की ऐसी मुद्राएं मिली जिसमें किसी भी राजा का नाम नहीं लिखा था। इन्हीं मुद्राओं को हमने प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राएं कहा। इनके काल की यानी कि टाइम की बात करें तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें 225 ईस्वी पूर्व, तो ये काफ़ी पहले है। इस समय अशोक को गद्दी से हटे सिर्फ 7 साल ही हुए थे और अभी भी उसके उत्तराधिकारी राज कर ही रहे थे। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर पहले वापस से कालसी जीतना और फिर उससे भी नीचे शुंगनगर में अपनी राजधानी बनाना और फिर अपने सिक्के भी जारी कर देना, ये थोड़ा कम पॉसिबल लगता है। दूसरे ऑप्शन में 150 ईस्वी पूर्व भी सही नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले हमें अग्रराज के सिक्के मिल जाते हैं और उसके सिक्कों पर उसका नाम हमें लिखा मिलता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 175 ईस्वी पूर्व तक ऐसे सिक्के चले होंगे। इसलिए हम परवर्ती कुड़िंद काल की शुरुआत भी 200 ईस्वी पूर्व ही मानते हैं। लेकिन आप 225 ईस्वी पूर्व से 175 ईस्वी पूर्व को भी ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा गया तो सिर्फ यही ऑप्शन हमें दिया जाए। फिर 175 ईस्वी पूर्व से आगे को हम कहते हैं परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं का काल, क्योंकि अब यहाँ से आगे हमें सभी सिक्कों पर राजाओं का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो अब प्रारंभिक काल से शुरुआत करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस काल के हमें एक ही राजा का नाम पता चलता है, वो थे विश्वदेव या विषदेव। अब उनका नाम हमें कैसे पता चला? सिक्कों में तो इस काल का कोई नाम मिलता है नहीं। तो ये नाम हमें पता चलता है कुड़िंदों के अभिलेखों से।
कुड़िंदों के हमें 5 अभिलेख मिले हैं, 4 भरहूत मध्य प्रदेश से और 1 मथुरा से। भरहूत के अभिलेख हमें बौद्ध स्तूपों से मिले हैं और धनभूति नाम के राजा ने, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, उसने इन्हें बनाने के लिए दान दिया था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय या तो कुड़िंद राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए उन्होंने ये बौद्ध स्तूपों को बनाने में दान दिया होगा। इन अभिलेखों को अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो पहले स्तूप अभिलेख में लिखा है कि इसका निर्माण वात्सी पुत्र धनभूति ने कराया, जो कि गार्गी पुत्र विश्वदेव का पोता और कौत्सी पुत्र अग्रराज का बेटा था। दूसरे अभिलेख में लिखा है कि जहां ये स्तूप है वहां एक द्वार का निर्माण अग्रराज ने कराया था। तीसरे में बताया गया है कि नागरक्षिता ने इसको बनाने के लिए दान दिया था, जो कि धनभूति की पत्नी थी। चौथे अभिलेख में बताया गया है कि बृद्धपाल या बाघपाल धनभूति का बेटा है। और 5वें अभिलेख से हमें पता चलता है, जो कि मथुरा का है और ये भी एक बौद्ध स्तूप है, इससे हमें पता चलता है कि धनभूति सेकंड बृद्धपाल का बेटा और धनभूति फर्स्ट का पोता है। इन अभिलेखों से हमें एक और बात पता चली कि ये सभी श्रुघ या श्रुघ्न के राजा थे। अभिलेखों में इन्हें श्रुघ्न राजे कहा गया है। इस श्रुघ्न की पहचान जिस जगह से हुई है, वर्तमान में भी इस जगह को शुग ही कहा जाता है। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ है। उस समय के साहित्यों में, मतलब प्राचीन साहित्यों में, हमें इसके लिए एक नाम शत्रुघ्न नगर भी मिलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाणिनि के कुड़िनगढ़ संघ में कई जनपद थे, जिनमें से कालकूट प्रमुख था। तो श्रुघ्न को कालकूट जनपद का ही एक हिस्सा माना गया है। श्रुघ्न को ही इस काल में कुड़िंदों ने अपनी राजधानी बनाया। इसका मतलब कुड़िंदों ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम दिनों में, मतलब अंतिम सालों में, कालकूट यानी कि कालसी को वापस जीता होगा और उससे और भी नीचे मैदानी इलाके में श्रुघ्न को अपनी नई और तीसरी राजधानी बनाया। हेनसांग जब भारत की यात्रा पर आया था, तो हमें पता है वो उत्तराखंड भी आया था, तो उसने श्रुघ्न की भी यात्रा की। उसने श्रुघ्न को सुलू किन ना कहा है। उसने बताया कि ये जगह बौद्ध धर्म का उस समय केंद्र हुआ करती थी। आज भी हम बौद्ध स्तूप के अवशेष वहां शुग में देख सकते हैं। यहीं से इतिहासकार कनिंघम को अग्रराज का पहला नाम लिखा सिक्का, मतलब कि राजा का नाम लिखा हुआ सिक्का मिला और बाद के राजा बलभूति और अमोघभूति के भी सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं। तो इससे ये क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि शुग या फिर श्रुघ्न कुड़िंदों की राजधानी रहा होगा और काफ़ी लंबे समय तक रहा होगा। राजधानी के बाद अब आते हैं राजाओं पर। तो प्रारंभिक काल में, मतलब विश्वदेव के समय, हमें सिक्कों पर राजा का नाम नहीं मिलता, जैसा कि हमने पहले भी जाना, बल्कि हमें कुड़िंद और कादस्य ब्राह्मी लिपि में लिखा मिलता है। मतलब 2 अलग अलग टाइप के सिक्के मिलते हैं जो कि तांबे के हैं। किसी में कादस्य लिखा है तो किसी में कुड़िंद। इनमें से कौन सा पहले का है और कौन सा बाद का, या ये विश्वदेव ने ही जारी किए थे या किसी और राजा ने, और विश्वदेव का एग्जैक्ट समय क्या रहा होगा, ये सब बातें हमें पता नहीं चलती। हाँ, लेकिन एक बात हमें पता चलती है, कुड़िंद और उस समय के और वंश के लोग भी अपने सिक्कों में किसी के नाम के पीछे स्य या स सफिक्स लगाते थे या प्रत्यय लगाते थे, जिसका अर्थ शायद होता था का। तो कुड़िंदस्य और कादस्य में जो नाम छिपा है वो है कुड़िंद और काद। अब इतिहासकारों ने सोचा कि क्या काद किसी राजा का नाम हो सकता है। इस पर कनिंघम और एलन ने थ्योरी दी कि काद मतलब होता है जन या जनता, और इससे ये कंक्लूजन निकला कि उस समय का कुड़िंदों का राज्य गणतंत्रात्मक राज्य था, मतलब कि डेमोक्रेसी वाला राज्य था, जहां राजा का निर्वाचन होता था, चुनाव होता था। इसीलिए राजा का नाम न लिखकर एक डेमोक्रेसी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जनता, वो हमें सिक्कों में मिलता है और बाकी के सिक्कों में राज्य का नाम यानी कुड़िंद हमें मिलता है। फिर विश्वदेव के बाद और अगले राजा अग्रराज के समय भारतीय इतिहास में काफ़ी कुछ घटा। जैसा कि हमने पहले भी जाना, इस समय मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, शुंग वंश की स्थापना हुई, इंडो ग्रीक लोग हिमाचल प्रदेश तक आ गए और इसी बीच हमारा परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं का काल भी शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार अग्रराज पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। तो शुरुआत में जब यहाँ शुंग वंश की स्थापना हुई तो उस समय वो शायद शुंगों के अधीन था, लेकिन अग्रराज ने अपने शासन के लास्ट के सालों में लगभग 175 ईस्वी पूर्व के बाद अपने सिक्के जारी किए, जिसमें हमें उसका नाम मिलता है अग्रराजस्य। तो इसका मतलब वो लास्ट के सालों में स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद इतिहासकारों के अनुसार लगभग 160 ईस्वी पूर्व में राजा बना धनभूति फर्स्ट, जो कि लगभग 140 ईस्वी पूर्व तक राजा रहा होगा। लेकिन धनभूति फर्स्ट, उसके बेटे बाघपाल या बृद्धपाल
और फिर धनभूति सेकंड, इन तीनों ही राजाओं के हमें कोई भी सिक्के नहीं मिलते, सिर्फ अभिलेखों से ही हमें इनके बारे में पता चलता है। इसका मतलब ये दोबारा से शुंग वंश के अधीन हो गए थे, तभी अपने सिक्के जारी नहीं कर पाए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तराई भाबर और मैदानी इलाकों में, जिसमें इनकी राजधानी श्रुग्न भी शामिल थी, उसमें शुंगों ने दोबारा से अधिकार कर लिया था। और इससे रिलेटेड एक साक्ष्य, एक सबूत भी हमें मिलता है देहरादून से। देहरादून के अंबाड़ी गांव में हमें एक मिट्टी की मुद्रा मिली है, मतलब कि टेम्पररी मुद्रा मिली है, जिसमें लिखा है भद्र मित्रस्य द्रोण घाटे। तो द्रोण घाटे हुआ हमारा देहरादून, और इसका मतलब हो गया भद्र मित्र का देहरादून। इतिहासकारों के अनुसार भद्रमित्र शुंग राज्य का कोई सामंत टाइप कर्मचारी था, जो कि इस इलाके से, मतलब कि देहरादून से टैक्स वसूल करता होगा, क्योंकि यहाँ के कुड़िंद शुंगों के उस समय अधीन होंगे। जो हमें 5 अभिलेख मिले हैं इन राजाओं के, वो भी शायद इसी समय के थे, मतलब शुंगकालीन थे। ये तो हुई बात तराई भाबर और मैदानी इलाके की, लेकिन इन राजाओं के समय मध्य हिमालय यानी कि उत्तराखंड का पर्वतीय इलाका भी कुड़िंदों के हाथ से निकल गया। इंडो ग्रीक राजा जो पहले ही सतलज तक पहुंच चुके थे, उन्होंने मध्य हिमालयी भाग पर कब्जा कर लिया, और उस समय के इंडो ग्रीक राजा का नाम था मिनेंडर। मिनेंडर का शासनकाल 155-150 BCE से लेकर 130 BCE तक माना जाता है। इस तरह इन तीनों ही राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में इसका काल भी सही बैठता है। इसके अलावा काफ़ी फेमस ग्रीक ज्योग्राफर स्ट्रैबो ने कहा था कि मिनेंडर के राज्य की उत्तरी सीमाएं हिफेनिस नदी से लेकर इस्मस नदी तक है। ये दोनों ही यूनानी शब्द हैं, यानी कि यूनानी में नदियों के नाम हैं। हिफेनिस नदी है वर्तमान की व्यास नदी, और इस्मस, जिसे उस समय प्राकृत भाषा में इच्चुमई और संस्कृत में इक्षुमती कहा गया है, वो है वर्तमान की काली नदी। तो व्यास से लेकर काली नदी तक मिनेंडर का राज्य था, ऐसा स्ट्रैबो ने लिखा था। और कुछ ही समय बाद के ज्योग्राफर टॉलमी ने भी इस बात की पुष्टि अपनी बुक में की है। मिनेंडर वैसे तो ग्रीक था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। उसे एक प्रतापी और अच्छा राजा माना जाता है, और उसके बारे में हमें ये सभी बातें बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हों से पता चलती हैं। यहाँ उसे प्राकृत या संस्कृत भाषा में मिलिंद या मिलिंद्र कहा जाता था, जैसे हम अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते थे, वैसे ही। तो मिनेंडर के सिक्के हमें यमुना से इस तरफ यानी कि पूर्व में नहीं मिलते, इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो यमुना से इधर की तरफ को नहीं आया था। लेकिन सिक्के तो हमें इस समय यहाँ कुड़िंदों के भी नहीं मिलते, तो इसका हम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि यहाँ कुड़िंद भी उस समय नहीं होंगे। और फिर स्ट्रैबो, टॉलमी और मिलिंद पन्हों से भी हमें यही संकेत मिलता है कि यहाँ कुछ समय के लिए मिनेंडर का राज रहा होगा। टॉलमी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि टॉलमी ने कुड़िंदों के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं एक एडिशनल थ्योरी। अलबरूनी जब 10th सेंचुरी में भारत आया, तो उसने कहा कि जो ग्रीक सेटलमेंट्स होते हैं, यानी कि ग्रीक लोगों की बस्तियां होती हैं, यूनानी बस्तियां, उसने कहा कि इन्हें जॉन कहा जाता है। इससे राहुल सांकृत्यायन ने ये थ्योरी दी कि जो हमारा जौनसार वाला इलाका है उत्तराखंड का, वहाँ शायद मिनेंडर के समय ही ग्रीक लोगों की बस्तियां बसी, और ग्रीक लोगों को हम यूनानी या यवन कहते हैं। तो यवन आगे चलकर हुआ जौवन, और जौवन से हो गया जॉन, और फिर जौनसार। इसके अलावा जौनसार वाले इलाके में कई परंपराएं, कई रीति रिवाज आज भी ग्रीस के लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये थी थ्योरी राहुल सांकृत्यायन की जौनसार नाम को लेकर। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले राजा के बारे में जानते हैं। अगला राजा है बलभूति। बलभूति किसका बेटा था या उसका बेटा कौन था, ये हमें नहीं पता चलता। सिर्फ उसके वही सिक्के मिलते हैं तांबे के, ब्राह्मी लिपि में, उसमें बलभूतिस लिखा हमें मिलता है। ये सिक्के श्रुग्न से भी मिलते हैं, तो दोबारा से श्रुग्न से ही सिक्के मिलना मतलब कुड़िंदों ने श्रुग्न को वापस से बलभूति के समय जीत लिया था। इतिहासकारों के अनुसार इसका शासनकाल लगभग 100 ईस्वी पूर्व तक चला होगा, क्योंकि फिर यहाँ से आगे 100 ईस्वी पूर्व से आगे हम अमोघभूति के शासनकाल को रखते हैं। तो यहाँ से आगे लगभग 100 ईस्वी पूर्व में कुड़िंदों का राज संभाला उनके सबसे प्रतापी और सफल राजा अमोघभूति ने। शुंग तो यहाँ से बलभूति के समय ही हट चुके थे। अब अमोघभूति ने योधे और औदुंबरों के साथ मिलकर जो मिनेंडर के उत्तराधिकारी इंडो ग्रीक शासक गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में राज कर रहे थे, उन्हें सतलज और फिर व्यास तक खदेड़ दिया। औदुंबर और योधे, इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो कुड़िंदों ने महाभारत काल से पड़ोसी रहे इन राज्यों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया, और इस तरह इंडो ग्रीक राजाओं का शासन यहाँ उत्तराखंड में खत्म किया।
उनके इस गठबंधन का पता हमें उनकी मुद्राओं से, उनके सिक्कों से चलता है, क्योंकि तीनों की ही मुद्राओं में, उनके सिक्कों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं अमोघभूति की। अमोघभूति एक बहुत प्रतापी राजा थे और उनके समय कुड़िंद राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ, शायद कुड़िंदों के इतिहास में सबसे ज़्यादा विस्तार। अमोघभूति की हमें बहुत सी मुद्राएं मिलती हैं, जो कि श्रुग्न के साथ साथ उत्तर प्रदेश सहारनपुर में बेहट से, पंजाब लुधियाना में सुनेत से, हिमाचल प्रदेश में टप्पा मेवा और ज्वालामुखी से, गढ़वाल में श्रीनगर के पास सुमाड़ी में तो हमें लगभग उनके 300 तांबे के सिक्के मिले हैं। बाकी कुमाऊं की तरफ अल्मोड़ा से भी हमें उनके कुछ सिक्के मिले हैं, पर काली नदी तक अमोघभूति की सीमाएं रही होंगी, ऐसा सभी इतिहासकार मानते हैं। श्रुग्न से लेकर बेहट तक कई जगहों पर हमें अमोघभूति के सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के मिले हैं, खास तौर पर बेहट में। इसीलिए कुछ जगहों पर आपको मिलेगा कि उनकी राजधानी बेहट में भी थी, लेकिन इस पर इतिहासकार सहमत नहीं है। फिर भी आप बेहट ध्यान में रखना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आजकल कोई भरोसा नहीं है किसे आधार मानकर क्या एग्जाम में पूछ लें। लेकिन श्रीनगर, उसके बाद कालकूट या कालसी और फिर हरियाणा का श्रुग्न, ये कंफर्म है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बेहट में सबसे पहला कुड़िंदों का सिक्का जरूर मिला था। ये सिक्का जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिला था, जो कि अमोघभूति का ही सिल्वर कॉइन था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मेवा टप्पा से हमें अमोघभूति के 54 सिल्वर कॉइन्स, और हिमाचल में ही ज्वालामुखी नामक जगह से मिनेंडर के बाद इंडो ग्रीक राजा रहे अपोलोडोटस सेकंड के 30 चांदी के सिक्कों के साथ अमोघभूति के भी 3 सिक्के हमें मिले हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बातें पता चली। एक तो अपोलोडोटस सेकंड अमोघभूति का समकालीन था, जो कि हमें और जगहों से भी कंफर्म हो जाता है, और इससे हमें अमोघभूति के टाइम को भी डिसाइड करने में आसानी होती है। और इसका राज्य व्यास नदी से उस तरफ था, जैसा कि हमें पता है अमोघभूति ने ही उन्हें वहां तक सीमित किया था। दूसरा, अमोघभूति के जो सिक्के हैं वो अपोलोडोटस सेकंड या फिर हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों से ही इंस्पायर होकर, उन्हीं से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। इंडो ग्रीक राजाओं ने भारत के लोगों को सिक्कों के मामले में काफ़ी कुछ सिखाया। प्रॉपर सिक्के बनाना हमने इंडो ग्रीक लोगों के यहाँ आने के बाद ही शुरू करा। उससे पहले महाजनपद काल में या फिर उसके बाद मौर्य काल में भी, सम्राट अशोक के समय भी पंच चिन्ह वाले ऐसे सिक्के यहाँ पे चलते थे। इसके अलावा इंडो ग्रीक राजाओं ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है गुप्त वंश के लोगों को। पुराने ग्रीस में एक सिक्का चलता था जिसे कहते थे ड्रैकम। हालांकि अभी उनकी करेंसी यूरो है और उससे पहले ग्रीक ड्रैकमा थी। तो ड्रैकम की आधी वैल्यू वाला सिक्का कहलाता था हेमी ड्रैकम, जैसे अठन्नी का आधा चवन्नी होता है वैसे ही। तो अमोघभूति के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स हेमी ड्रैकम की तरह बिल्कुल उससे मिलते जुलते उसी पद्धति पर बनाए गए थे। अब यहाँ से आगे परवर्ती कुड़िंद काल के जो सिक्के हमें मिलते हैं, हम उन्हें फिर से 3 भागों में बांटते हैं। अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे अगली वीडियो में। वैसे मैंने शुरुआत में सोचा था कि केवल 2 ही पार्ट्स इसके बनाऊंगा, लेकिन इसमें बताने वाली इतनी सारी चीज़ें हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर कोई फैक्ट छोड़ने का मन भी नहीं करता। इसीलिए एक और पार्ट में इसे हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम इन तीनों प्रकार के सिक्कों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।